हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम 1, 2 और 3 कर चुके हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। सो आपके लिए और इम्पोर्टेंट चीज ला रहा हूं मैं। ओके, धीरे धीरे और टफ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, टफ नॉलेज आपको दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आज हम देखते हैं, फर्स्ट है एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम करना होता है अगर हमको नहीं दिया जाता। किस लिए कि क्या कैलकुलेट करने के लिए? मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कैलकुलेट करते हैं, तब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, जिसमें एफ सी के क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट। ओके, और ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हम एज्यूम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको दिए गए हैं ये सारे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अनुसार हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एज्यूम करते हैं। ओके, सो देखते हैं कितना कितना लेते हैं। सो M10 और M15 के लिए हम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, M20 और M25 के लिए 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर मानते हैं, और M30, 35, 40, 45, 50 के लिए हम मानते हैं 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी चीज है ये। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, सो दूसरा है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ ईच ग्रेड शैल बी अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन वर्क, नंबर ऑफ सैम्पलिंग। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हमें कंक्रीट बनाने के साथ साथ उस कंक्रीट के सैंपल में टेस्ट करना होता है। ओके, हम सैंपल लेते हैं पहले। तो हमको इसमें ये बताना है कि कितने मीटर क्यूब कंक्रीट में कितने सैंपल हमको चाहिए होते हैं। ओके, टेस्ट के लिए। सो अगर हमारे पास कंक्रीट हमको लेना है, बनाना है 1 से 5 मीटर क्यूब तक, तो हम नंबर ऑफ सैंपल लेंगे टेस्ट करने के लिए 1। ओके, अगर 6 से 15 मीटर क्यूब है तो 2 नंबर ऑफ सैंपल हमको चाहिए होंगे कंक्रीट के। 16 से 30 के लिए 3, 31 से 50 के लिए 4, और 51 से अबो के लिए क्या करेंगे? 4 प्लस 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशन ऑफ 50 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि 50 से अगर ज्यादा होगा तो 4 तो हम लेंगे ही, और पर 50 मीटर क्यूब अगर एडिशन है, मतलब मान लो 60 है आपके पास, 60 मीटर क्यूब का कंक्रीट आपको बनाना है, इतनी जरूरत है, तो हम 4 सैंपल तो लेंगे ही। ओके, और अगर हमको 100 की जरूरत है, ओके, तो हम उसमें 50 मीटर क्यूब एडिशन के हिसाब से एक और एडिशनल सैंपल लेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। थर्ड है वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। ये हम लिमिट स्टेज में करते हैं। ओके, लोड्स पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन लोड के अगर 2 हैं तो उनके लिए हम 1.5 लेते हैं पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, और लोड के कॉम्बिनेशन अगर 3 हैं तो हम 1.2। जैसे डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो हम 1.5 कंसीडर करेंगे। डेड लोड या विंड लोड है तो 1.5। अगर डेड लोड, विंड लोड और लाइव लोड तीनों हैं तो हम पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.2 कंसीडर करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन, द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय
IS456 इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ये हमारे पास शेप होता है ओके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो ये कैसा होता है फ्रेंड, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो इसको हम क्या, पहले पैराबोलिक फिर स्ट्रेट, ओके ऐसा हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बनता है। ओके ओके फ्रेंड, तो ये इतना पार्ट रेक्टेंगुलर और ये पैराबोलिक। सो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक हमारा डायग्राम दिखता है। ओके ये नोटेशन है, ये FC के हम किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो कंप्रेशन में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, कितना लोड वो सह सकती है, उसको हम FC के से डिनोट करते हैं। ओके FC के जैसे हमारे पास ग्रेड होते हैं, M20 ग्रेड का हम यूज कर रहे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। ओके FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील, स्टील कितना लोड बियर कर सकती है, ये FY से हम दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कितना लेते हैं कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, ये हम बात करें LSM की। ओके WSM में अलग लेते हैं। तो कंक्रीट में हम लेते हैं 1.5, स्टील का लेते हैं 1.15। ओके याद रखना आपको। 7th है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड as the compressive strength below which not more than 5% of result fails। हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम तब मानते हैं जब सैंपल पर किए गए टेस्ट 5% से ज्यादा फेल ना हो रहे हों। जैसे मान लो हमारे पास हमने कितने 30 सैंपल लिए, ओके 30 सैंपल में से मान लो 30 सैंपल लिए, तो हमारे पास 5%, 30 सैंपल के 5% अगर रिजल्ट फेल हो रहे हैं तब तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम लेंगे। ओके लेकिन अगर सैंपल में से 5% से ज्यादा सैंपल फेल हो रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में, तो हम उसको नहीं मानेंगे। ओके और जो हमारे पास दी रहती हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M20 M30, इन ये सब टेस्ट करने के बाद लिखी गई हैं। ओके सो इनमें जितनी ये जो वैल्यू रहती है, इनमें जो फेल होते हैं रिजल्ट 5% से ज्यादा नहीं होते। ओके तो आप ये याद रखिए। जैसे 3.2 तो ये आ गया 1.6, तो मतलब अगर इतने मान लो 1 या 2 सैंपल अगर फेल हो गए इसमें से तो कोई बात नहीं है, चलेगा। ओके इसका अप्रोक्सीमेटली 1.6 है तो 2 ले लेते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 5000 अंडर रूट FCK। जो कंक्रीट की इलास्टिसिटी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो 500 FCK होती है। ओके जैसे मान लेते हैं हमने ग्रेड कौन सा यूज किया, 25 किया, ओके न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कंक्रीट की इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगी, 5000 अंडर रूट 25, तो ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 5, सो ये हो जाएगा 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके इतनी दोस्तों हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके ये डिपेंड करता है FCK पर। ओके लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कितनी होती है, 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप कोफिशिएंट। ओके इसकी वैल्यू क्या है, समय के साथ साथ
घटती है, डिक्रीज करती है। ओके, जैसे 28 डेज में, 7 डेज, 1 ईयर, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2.2, 1.6, 1.1। ये समय के साथ इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाती है। ओके, ये वैल्यू है, आप लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ क्रीप की, थीटा की। ओके, so 10th है, in limit state of collapse for direct compression the maximum axial compressive strain in concrete is 0.002। तो हम मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो कंक्रीट की कितनी रहती है? 0.002। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा आप, इसको भी और बाकी सब भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चनों में आ चुके हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए, आगे भी पूछ सकते हैं। ओके, 11th है श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन। श्रिंकेज स्ट्रेन हम कितना लेते हैं? 0.0003। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एसएससी जेई स्टेट जेई एग्जामों में। ओके, तो आगे भी आ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। HYST कोड फैन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के बारे में किस कोड में बताया गया है? ये अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया है, तो इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। ये इसका कोड होता है 1786। ओके, तो इसमें HYST बार के बारे में बताया गया है। अगर आप कोड यूज कर रहे हो तो देख भी सकते हैं। 13 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मतलब यील्ड स्ट्रेस वो कितना ज्यादा से ज्यादा लोड को बियर कर सकता है, और वर्किंग स्ट्रेस कितना कर रहा है। ओके, तो इसके रेशियो को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। In a single reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called over reinforcement। अगर हमारी बीम है, अगर उसमें कोई डैमेज आ रहा है, अगर स्टील से पहले कंक्रीट फेल हो रहा है, ओके, अगर कंक्रीट से पहले कंक्रीट फेल हो रहा है, कंक्रीट गिर रही है झड़ झड़ के, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोलेंगे। ओके, इसमें क्या रहता है? हमारी न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम ज्यादा होती है हमारी क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बीम से। ओके, तो आपको ये याद रखना है क्राइटेरिया। ओके, बैलेंस में तो ये दोनों सेम ही रहेगी। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सेक्शन बैलेंस्ड सेक्शन हो या फिर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो, क्योंकि जो स्टील फेल होता है, स्टील फेल हमको वार्निंग देता है, लेकिन कंक्रीट अगर फेल हो गया तो हमको वार्निंग शो नहीं करेगा। ओके, डायरेक्ट कोलैप्स होगा, तो इससे हमको खतरा होता है। तो हम ध्यान देते हैं कि कभी भी हम बीम की डिजाइनिंग या किसी भी आरसीसी कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं तो हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही डिजाइन करेंगे या बैलेंस्ड सेक्शन। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, याद होना चाहिए आपको। लास्ट वन है लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन पॉजिटिव एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये लाइव लोड तो आप जानते होंगे, जैसे आप स्लैब डिजाइन करते हैं तो स्लैब डिजाइन में आप डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ये सारे लोड कंसीडर करते हैं डिजाइन से पहले कि आपका जो स्लैब है इतना लोड बेयर कर सके, इन सब चीजों का लोड बेयर कर सके। तो डेड लोड तो ये हो गया कि डेड लोड अटैच्ड ही रहता है, जो स्लैब का लोड ही है ऑलरेडी, वही डेड लोड कहलाता है। लाइव लोड क्या है? लाइव लोड मतलब आते जाते लोग, जैसे हम लोग अपने घर के छतों में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये लाइव लोड है। ओके, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब अगर आप हो वहां, चले गए, बैठे हैं पूरी रात सो रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। वही बताया मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या मैग्नीट्यूड। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है आपके लिए। सो आप, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में पार्ट 5 में, ओके।